हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चाइनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली बढ़िया हैं। अच्छी आशा के साथ रहिए, पढ़िए, एंजॉय करिए। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। आज हम यहाँ पर बौद्ध शिक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। मैंने इसकी क्लास तो आपको ऑलरेडी दे रखी थी और जो भी चीज़ें इसके बाद बची हुई थी वो इतना करेंगे। और इतना बहुत है क्योंकि अभी बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है और ये बौद्ध शिक्षा प्रणाली मैं आज आपको ओवर कर दूंगी। उसके बाद फिर आपका जो मुस्लिम कालीन मध्यम कालीन वाला बचा हुआ है वो करवाऊंगी। फिर ये चैप्टर भी ओवर होगा। आगे स्विच करेंगे तो आदर्शवाद और प्रकृतिवाद ऐसे चीज़ों को पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस कवर करने में टाइम लग जाएगा। सडनली बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं तो इसलिए ध्यान रखना है। वैसे भी अक्टूबर का मंथ जा ही रहा है तो हमें टाइम टू टाइम हर चीज़ को करना है। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में मैंने आपको एक सेक्शन दिया था, आज दूसरा सेक्शन दे रही हूँ जहाँ पर ये ओवर होगा। बाकी चीज़ों को हम आगे पढ़ते रहेंगे। चलिए फिर आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। ये पेपर 1 है, 50 नंबर का पेपर, 40 प्रश्न, 25 पासिंग, 15 ऑब्जेक्टिव, सारी चीज़ डिटेल में 1 बाय 1 करके। आइए जानते हैं बौद्ध शिक्षा प्रणाली के बारे में क्या है। तो आपको मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन दिया, क्या क्या चीज़ें थी, वैदिक से बौद्ध में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या परिवर्तन हैं, दोनों में क्या क्या मतलब चीज़ें हैं अलग अलग, दोनों के उद्देश्य भी आपको वैदिक पहले मैं पूरा बताया, फिर अब क्यों ये वाला आपको बता रही, उसके बाद एक और आपको बताऊंगी। तो आप तीनों में मतलब एक ह्यूज अमाउंट में बड़ा विशाल चेंजेस दे सकते हैं, सोच में, विचार में, काम में। ऐसे आपको देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें ऐसा होता था, इसमें ऐसा होता है, इसमें तो कुछ कंपैरिजन की चीज़ें भी आप शॉर्ट टर्म में पॉइंट वाइज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ कंपैरिजन करके लिखते हैं तो वो शायद ज़्यादा याद रहती है और पॉइंट वाइज आप लिखोगे तो ईजी भी आपको वो पड़ेगा। तो इस तरीके से इनके उद्देश्य के बारे में डिटेल में देखा हमने। उसके बाद आगे चलते हैं सारे डिटेल के। मैं आपको दो कोई उद्देश्य लिखने को आएगा, चाहे वो वैदिक काल का कोई दो उद्देश्य हो, बौद्ध काल का हो, माध्यमिक काल का हो, दो उद्देश्य, दो विशेषताएं, दो गुण, ऐसे ही करके हमको दो दोष, दो तीन ही करके हमसे छोटे छोटे पूछे जाते हैं। चाहे वो किसी भी काल के बारे में हमसे क्यों ना पूछ रहा हो तो हमें उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है और उसी तरीके से आंसर राइट भी करना होगा अपनी कॉपी में। फिर मैंने आपको विशेषता के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था। विशेषता के बारे में तो कोई 3 से 4 विशेषता जो इजी हो, शॉर्ट टर्म में हो, वो आप जो है नॉर्मली आराम से लिख सकते हैं। इतनी चीज़ें आपके लिए ईजिली हो जाएंगी। आगे बढ़िए, इसी के साथ कुछ और चीज़ों को देखते हैं तो समझ में आएगा। फिर आप देख सकते हो बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम, ये हमें आज पढ़ना है। इतनी चीज़ें मैंने आपको परसों की क्लासेस से पहले बता रखी थी, अब हम यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैरिकुलम क्या है। ठीक है, देखिए इन सारी प्रणालियों में लिखने वाला सिस्टम तो अभी भी नहीं आया था और मुंह से ही जो वाद विवाद और व्याख्यान, तर्क वितर्क, ऐसी ही विधियों का ही मौखिक रूप से ज़्यादा प्रचलन था। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो सिलेबस थोड़ा ज़्यादा हुआ था पाठ्यक्रम में, कुछ नई चीज़ों को, क्योंकि आधुनिकरण और बढ़ गया था तो उसमें जो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, जिनके बारे में अभाव था, उनको दूर किया गया था हर एक दूसरे में। तो बौद्धकालीन पाठ्यक्रम के बारे में है कि या शिक्षा के बारे में कहता है, ये आध्यात्मिक सार थी सबसे पहले। तो आप देख सकते हो इनके बारे में लिखा हुआ है कि बौद्धकालीन शिक्षा जो थी वो आध्यात्मिक सार थी, अध्यात्मों से रिलेटेड ये भी काफ़ी ज़्यादा थी और इनका मुख्य आदर्श जो था वो निर्वाण और मोक्ष था। ठीक है, निर्वाण और मोक्ष प्राप्त करना था। सबका अपना एक टारगेट होता है कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं या कुछ डेवलप कर रहे हैं तो उससे कुछ हमें आउटकम्स मिलेगा। तो जो ऐसे पाठ्यक्रम है या ऐसी प्रणालियाँ आई, ऐसे सिस्टम आए, तो इनका मेन था निर्वाण और मोक्ष प्राप्त करना। बौद्ध भिक्षुओं ने मुख्य रूप से धार्मिक पुस्तकों से ही शिक्षा देना, बुक वगैरह जो वैदिक कालीन में नहीं थी वो इसमें देखने को मिलने लगी थी और ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन बुक्स होने लगी थी। अध्ययन का मुख्य विषय विनम और धर्म था, मतलब कि जो मेन टारगेट हर किताब में लिखा हुआ था वो विनय के साथ, विनय शब्द को खूब यूज़ किया गया था, और धर्म को, इन्हीं दोनों के बेस पे काफ़ी बड़ी बिल्डिंग को बनाया गया। बौद्धिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में 3 भाग में इनको डिवाइड किया गया है। अब वो हम एक एक करके जानेंगे। तो पहला है माध्य प्राथमिक शिक्षा, जो प्राइमरी चीज़ें हैं, ठीक है, जो प्राइमरी के लिए हैं, एकदम बेसिक हैं, इनिशियल हैं। तो प्राथमिक शिक्षा की जो अवधि है वो 6 वर्ष की थी। कितनी थी? 6 वर्ष की थी, ये ध्यान रखिएगा। इन 6 वर्ष के प्रथम 6 माह, 6 वर्ष में पहले 6 माह में बच्चों को सिद्धरिस्तु नामक बाल पोथी पढ़ाई जाती थी।
ये जो बुक का नाम है ये आपको कहीं कहीं एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। तो सिद्ध ऋतु नाम इस किताब का है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो कि बाल पोथी का नाम से पूछा जाता है कि बौद्धकालीन में बाल पोथी जो पढ़ाई जाती थी उसका नाम क्या है, तो ये ध्यान रखना होगा। जिसकी सहायता से बच्चों को पाली भाषा के 49 वर्ण सिखाए जाते थे। समझ रहे हैं आप? पाली भाषा का प्रचलन उस समय ज़्यादा था और उस भाषा के 49 वर्ण सिखाए जाते थे। 6 महीने के बाद छात्रों को शब्द विद्या, छात्रों को फिर शब्द, आकृति कैसे क्या बनेगा, मतलब चिन्ह का कैसे निरूपण होगा, का लिखना है तो का ये बनेगा, तब आप का पढ़ रहे हो ना, का लिखना है तो ये चिन्ह एक है ना, तो उसी तरीके से। फिर विज्ञान के बारे में जानकारी, शिल्पकला विद्या, चिकित्सक विद्या, आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद का प्रचलन उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तर्क विद्या, अध्यात्मक विद्या के साथ बौद्ध धर्म के समान सिद्धांत भी बताए जाते थे। तो प्राथमिक शिक्षा जो थी, इनिशियल एजुकेशन जो थी, उसमें 6 वर्ष के टाइम पर होती थी और फिर उसमें हमें बच्चों को जो है मतलब वर्ण, शब्द, अक्षर, वाक्य एकदम बेसिक शुरुआत थी। तो हमें हर एक चीज़ स्क्रैच से बतानी होती थी, एकदम स्टार्टिंग से हमें हर चीज़ की और सभी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी जानकारी, जितना उनको उस समय बोध रहेगा या वो जान पाएंगे उतनी शिक्षा उन बच्चों को हम उस समय के दौरान दिया करते थे। यहाँ तक बात क्लियर हुई? आगे बढ़िए। दूसरा जो है वो है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा की समय अवधि लगभग 12 वर्ष की थी, उसकी दुगुना थी। ठीक है, कितनी थी? लगभग अप्रॉक्स 12 ईयर्स थी। इनमें छात्रों को व्याकरण, अभी तक पहले वाले में क्या था कि चिन्ह, शब्द, वर्ण, अक्षर, मात्रा, ध्वनि, वही बेसिक बताते थे, क्योंकि उन छोटे बच्चों को उतनी ही चीज़ें याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो जब उच्च शिक्षा की बात आई तो ये ध्यान रखा गया कि टाइम ड्यूरेशन 12 वर्ष की थी। व्याकरण पूरा जो ग्रामर था वो खूब अच्छे से बताया जाता था, सिखाया जाता था, नियम बताए जाते थे। धर्म से संबंधित जो भी बातें थी उनको भी डिस्कस किया जाता था डिटेल में। ज्योतिष की जो चीज़ें थी, मंत्र वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हुआ करती थी सब बताया जाता था, इनके बारे में डिस्कस होता था काफ़ी बड़ा बड़ा। आयुर्वेद के बारे में, दर्शन का ज्ञान दिया जाता था। व्याकरण एवं साहित्य के साथ साथ पाली, प्राकृत और संस्कृत, देख रहे हैं आप, ये तीनों भाषाओं का भी ज्ञान था। वैदिक काल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक बात नोटिस की थी कि वो लोग सिर्फ संस्कृत पर फोकस करते थे। यही डिस्कस हुआ था हमारे बीच में कि वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत पर करते थे, लेकिन बौद्धकालीन में जब आए तो और भी भाषाओं के बारे में डिस्कशन और चीज़ें हुई, तो इनका भी ज्ञान दिया जाता था। इस पाठ्यक्रम में खगोल शास्त्र, ब्रह्मांड शास्त्र के विषय भी शामिल थे। जो ज्योग्राफी का सेक्शन था वो भी इसमें कहीं ना कहीं निहित था, जिसमें ब्रह्मांड के बारे में और आकाशगंगा के बारे में, तारों के बारे में, खगोल शास्त्र के बारे में भी कुछ चीज़ें निहित की गई ताकि बच्चों को उनकी भी जानकारी समय के साथ होती चले। तो ये उच्च शिक्षा का पूरा पाठ्यक्रम था। आपको जो जैसे होता है ना कि 1 to 5 प्राइमरी, 6 to 8 उसके ऊपर, फिर और ऊपर इंटर कॉलेज, तो इस तरीके से सिस्टम जो है बटा हुआ था, जो आज भी है और उसी तरीके से 1 by 1 करके चलता है। आगे बात कर लेते हैं भिक्षु शिक्षा। ये क्या है? उच्च शिक्षा संपन्न होने के बाद जो 3 भागों में बटा था, तीसरा यही है। जब उच्च शिक्षा ओवर हो गई, विद्यार्थी बौद्ध धर्म को अपनाना चाहता था। विद्यार्थी है, उसको अपने घर नहीं जाना, उसको गृहस्थ की तरफ नहीं बढ़ना, उसको बौद्ध धर्म में ही रहना है और शोध करना है, पढ़ना है, प्रचार प्रसार करना है, लोगों को इनके बारे में बताना है। तो वो बौद्ध धर्म को अपनाना चाहता था। उसे भिक्षु शिक्षा संपन्न करानी थी। ठीक है, उससे भिक्षु शिक्षा संपन्न करानी थी। तो भिक्षु शिक्षा की जो अवधि 8 वर्ष की होती थी और इसके अंतर्गत केवल बौद्ध धर्म और दर्शन का ज्ञान दे। जब कोई उस धर्म में स्पेशल चीज़ों की डिग्री ले रहा है, पीएचडी कर रहा है, ठीक है, एमफिल तो अब नहीं हो रहा है फिलहाल के लिए, तो ऐसे आप देखो जैसे पारंगत विद्वान कहेंगे कि उसके काफ़ी प्रगाढ़ विद्वान हो। तो इन सब चीज़ों की जो मंडली में घुस के पूरा सब कुछ सीखते थे, करते थे, रहते थे, वो बौद्ध धर्म के बारे में फिर डिटेल में समझते थे, एक एक बारीकियों को समझते थे जो उन्हें पढ़ाई के दौरान सिर्फ डेफिनेशन बताई गई थी। शिक्षा, भिक्षु शिक्षा में पाठ्यक्रम 2 भागों में बांट दिया गया था। पहला धार्मिक था, दूसरा लौकिक था। धार्मिक और लौकिक दोनों तरीके से बढ़ चुका था कि धार्मिक में क्या क्या चीज़ें आएंगी, अध्यात्म और लौकिक में जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो इच्छाएं हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं।
तो इनके बारे में काफ़ी दृष्टिगोचर तरीके से बताया गया, लोगों को समझाया गया, हर चीज़ हुई। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करें जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी बजानी ही बजानी होगी। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? उम्मीद है सबको आई होगी। ध्यान से पढ़िए, समझिए, सीखिए, जानिए। प्रॉब्लम है तो आस्क करिए, जितना होगा उतनी हेल्प आपकी की जाएगी। और इन सभी सब्जेक्ट की नोट्स लेनी हो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, जो टफ सब्जेक्ट है वही लीजिए, सारे मत परचेज करिए। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, रिजल्ट मुझे पास चाहिए। ध्यान से रखिएगा, सभी गर्ल्स के नेम मुझे रिमेंबर हैं, बॉयज़ के भी रिमेंबर है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप मेरी नज़र से बचे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सबको पूछूंगी, इतना ध्यान रखना, ठीक है? तो बी सीरियस होकर हर चीज़ को करो, जैसे भी करो मुझे रिजल्ट लाओ, चाहे जो करो वो आप जानो कि क्या करना है। चलें आगे बढ़े। आइए बात करते हैं धार्मिक पाठ्यक्रम की। अब ये क्या है? जब इनकी बारी आती है धर्म से संबंधित, तो ये कहा जाता है कि इनके अंतर्गत बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया जाता था, जिसके लिए 3 बौद्धिक साहित्य थे: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। अधिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ये अगर आप भूल गए ना तो अपने 1 नंबर खुद के आप कटवा दोगे। आपको MCQs में आएगा, आपको जो अति लघुत्तरीय आता है वेरी शॉर्ट, उसमें आएगा कि बौद्ध धर्म के बौद्ध साहित्य के 3 पिटक का नाम बताइए। बौद्ध धर्म के बौद्ध साहित्य के धार्मिक पाठ्यक्रम के 3 विषय का नाम बताइए, 3 साहित्य का नाम बताइए। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। भूलिएगा बिल्कुल नहीं, 1000 बार रटना तो 1000 बार रट लीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इतना लाइटली मत लीजिएगा। इन्हें विस्तृत रूप से त्रिपिटक कहा जाता था, क्योंकि ये 3 थे इसीलिए इनको त्रिपिटक कहा जाता था। तो ये पूछा जाता है कि बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक क्या हैं, बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक के बारे में बताइए। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार करना और मोक्ष प्राप्त करना। इन तीनों में जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो बताया बच्चों को सीखे, वो धर्म का प्रचार करना, बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को बताना, होता था कि मेंबरशिप बढ़वाना, उनमें ले आना, मोक्ष के बारे में बताना, जो जानकारी उनको नहीं है उनके बारे में उनको बताना, यही सारी चीज़ें इनमें होती थी। आगे बढ़िए। लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत गणित, कला, कौशल, व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता था, जिसमें छात्र को सामाजिक और आर्थिक जीवन की नीति, क्योंकि आर्थिक जीवन आपकी इच्छाएं हैं तभी तो पूरी होंगी, आप सामाजिक में जाओगे तभी पूरी होंगी। आपको गणित से कोई चीज़ होगी, लाभ होगा, कला सिखाई जाएगी, कौशल सिखाई जाएंगे, व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी, ताकि आप अगर गृहस्थ जीवन में पढ़ रहे हो तो उससे आप क्या सीख के आए, क्या करके आए, कैसे आपको लाभ मिलेगा, तो ये भी तो ज़रूरी है, ठीक है? तो ये लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत था और ऐसे विषय को भी उसमें निहित किया गया ताकि बच्चे इस तरफ भी आगे बढ़ें और कहीं से उनका नुकसान ना हो। ये बातें मैंने आपको अभी तक पाठ्यक्रम में बताई। उम्मीद है समझ में आया होगा सभी को। अब बारी है आगे बढ़ने की। बौद्ध शिक्षा की विधियाँ क्या क्या हैं? अब इतनी सारी चीज़ें जब बताई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही, समझाई जा रही हैं, तो विधियाँ भी तो कुछ होंगी। तो पहली विधि है वो है मौखिक विधि, जिसका नाम है मौखिक विधि। वैदिक युग की जब बात थी तो सीखने का तरीका मुख्य रूप से मौखिक था। वैदिक काल में तो सिर्फ मुंह से ही सब कुछ होता था, मुंह से ही गुरु बोलते थे, बच्चे भी बोलते थे। और इस विधि में शिक्षक विद्यार्थी को पाठ पढ़ाते थे। शिक्षक होते थे विद्यार्थी को पाठ वगैरह पढ़ाते थे, बच्चे सुनते थे, फिर बच्चे भी पढ़ते थे। और इसे विशेष पाठ को समझाने के लिए छात्र प्रचुर मात्रा में विषय को रटकर सीखते थे। उस समय रटंत विद्या पर भी थोड़ा सा जोर था, जो कि एक कह सकते हैं कि दोष में भी आता है कि बच्चों को मंत्र वगैरह याद करवाए जाते थे। तो वो उनकी आदत हो गई थी, वो हर चीज़ जो है रटते थे, कोई भी चीज़ होती थी रट लेते थे। तो रटना भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, क्योंकि रटंत विद्या से मुंह पे रहती, लेकिन उसका कोई अर्थ या उसका पीछे भावार्थ क्या है, उन्होंने क्यों रटा, ये उन्हें नहीं पता होता। तो पहली जो विधियाँ थी वो बौद्धकालीन में भी थोड़ा बहुत देखी गई थी, मौखिक विधि। फिर है आगमनात्मक विधि। इसमें क्या है कि कई मठावासी स्कूल और विहारों ने विद्यार्थियों को बौद्धिक कौशल को प्रशिक्षित करने के लिए तर्क हेतु विद्या की आगमनात्मक पद्धति को भी शामिल किया था, जिसमें हम कहते हैं कि हम उदाहरण देते थे। आगमन और निगमन विधि आपने डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी। तो आगमन विधि वही यहाँ पर है जहाँ पर हम पहले एग्जाम्पल्स को देते हैं देन रूल बताते हैं। निगमन में क्या होता है, पहले हम नियम बताते हैं तब एग्जाम्पल बताते हैं। तो यहाँ पर ये तर्क और विद्या, तर्क की चीज़ों को सम्मिलित करने के, जैसे हमें कोई चीज़ को तर्क देना है, ठीक है, तो उसको प्रूफ करते हैं ना। हमको कोई चीज़ किसी से करवानी है
या कुछ भी नया, तो हम उनको एक डेमो दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन करवाते हैं, फला चीज़ें ऐसी हो रही हैं, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसा फॉर्म बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, नक्शा बनाएंगे। घर बनने से नक्शा पास होता है, दिखाया जाता है, मैपिंग वगैरह होती है। यहाँ पे आपका किचन, बाथरूम होगा, बेडरूम होगा, ड्राइंग रूम होगा, किड्स रूम होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, सब कुछ कहते थे। तो सेम वैसे ही हम जब बच्चों को जो मौखिक चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो तर्क भी करो ताकि वो वाद विवाद में बैठें, सीखें, समझें। तो वाग्मन विधि के कुछ उदाहरण दे देकर समझाया जाता था, फिर नियम बताते थे। इस पद्धति के अनुसार ऐसे तथ्यों को अध्ययन प्रारंभ करते थे जो ऐतिहासिक होते थे, जो पहले कभी हुए हैं या इनसे संबंधित कोई घटना घटित हुई है, इसी का प्रयोग करके निर्णय को प्राप्त निर्णय तक पहुंचते थे। पहले हुआ था तो ये निर्णय लिया गया था, ठीक है, जिसमें बच्चों के साथ बौद्धिक विकास लाने और तर्कों की चर्चा भी शामिल थी कि कैसे हम बच्चों के इंटेलेक्चुअल को तेज होते को तर्क वही करेगा तो बुद्धिमान है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं तर्क करते हैं, वो बेमतलब का तर्क होता है, सर पैर कहाँ है उनकी बात का पता ही नहीं चलता। तो इस तरीके से ये विधियाँ भी होती थी। आगे बढ़िए, निगरानी विधि। निगरानी विधि की सहायता से कई अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों के विद्यार्थियों को पढ़ाने और अनुशासित करने की जिम्मेदारी भी प्रदान, इसमें भी मतलब वही कंट्रोल करना, वार्डन वाला रूल कि बच्चा क्या कर रहा है, देख रहा है, टेस्ट लेना, जांच करना, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी हुआ करते थे, क्योंकि स्ट्रिक्ट भी हुआ करते थे, मतलब ये सब कुछ। परियोजना विधि क्या है? सैद्धांतिक और व्यवहारिक परियोजना प्रदान किए जाते हैं, जिससे छात्र के कौशल का आकलन, मतलब एक प्री प्लानिंग रहती है कि हम इतना पढ़ाएंगे, उसके बाद टेस्ट लेंगे, फिर एग्ज़ाम करवाएंगे, फिर टेस्ट लेंगे, फिर कुछ और करवाएंगे। तो इस तरह से एक पूरी प्लानिंग, पूरी प्री प्लान चीज़ों पे ही काम होता था और सिखाया जाता था। आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र, जो पढ़ाई वढ़ाई होती थी कहाँ कहाँ पे थे। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और विकास के लिए देश भर में बहुत सारे विहार और मठ बने हुए हैं, क्योंकि ये लोग प्रचार करने जाते थे तो वहाँ पर रहने लगे, फिर मठ बना, इंस्टीट्यूट बना, बौद्धिक शिक्षा प्रदान की गई और बहुत सारे केंद्र इनके हैं। पहला है तक्षशिला, ठीक है, नाम याद रखिएगा, ये लिखने को आता है। बौद्धकालीन शिक्षा के जो है केंद्रों का नाम बताइए, वैदिककालीन शिक्षा के केंद्रों का नाम सबका आता है। तक्षशिला, ये आपको टिक करने को एमसीक्यूज में आ सकता है, तो ध्यान रखिए। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बल्लवी, मिथिला, उदंतपुरी, सारनाथ, बल्लवी भी होगा, अच्छा हो गया, नदिया और जगदला और कांची। तो ये लगभग कई सारे हैं। मेनली जो हमसे खूब पूछा जाता है वो ये तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बल्लवी, मिथिला, ये ज़्यादा आता है। तो थोड़ा सा एकदम क्लिक वेट के साथ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़िए और समझिए। बात समझ में आई? आइए अब बात कर लेते हैं बौद्ध शिक्षा प्रणाली का आधुनिक शिक्षा प्रणाली में योगदान क्या है। बौद्ध की जो चीज़ें थी वो तत्काल के समय के साथ कैसे रिलेटेबल थी। तो पहला है कि सभी धर्म, वर्ग, जाति के बालकों के लिए शिक्षा के समान अवसर लाना। इनके यहाँ जब पढ़ाई लिखाई थी, जैसे वैदिक काल था तो ब्राह्मण को ही बहुत महत्व देते थे, ब्राह्मण ही उनके लिए सब कुछ था, फिर ठाकुर लोग हुआ करते थे, छत्री। लेकिन इनको क्या था ना कि मेरे लिए सब बराबर, चाहे ब्राह्मण, चाहे ठाकुर, चाहे शूद्र हो, चाहे बनिया हो, चाहे जो हो, तो सभी धर्म के जितने बच्चे सबको समान अवसर। महात्मा गौतम बुद्ध ने बौद्ध मठ एवं विहार में प्रत्येक जाति और वर्ण के बालकों को शिक्षा के समान अवसर के लिए समान रूप से खोला था कि सब एक बराबर है मेरे लिए। आज वर्तमान समय में भी किसी बिना भेदभाव के बालकों को समान दे रहे, क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल में जाओ तो ऐसा तो नहीं कहते हैं अरे आप ये वाले कास्ट वाले तो आपका एडमिशन नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो वही चीज़ें हैं जिसकी उस प्रणाली की ही देन है, जो कि अब तक भी चली आ रही है। दूसरा फिर आप देखो क्या है, विद्यालय में पुस्तकालयों का निर्माण। बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान करने के बड़े बड़े भवनों का निर्माण होता था, ठीक है, क्योंकि बौद्ध काल के स्कूल वगैरह वैदिक से अच्छे थे। बौद्ध में मठों में पुस्तकालयों के भी थे। वर्तमान में लाइब्रेरी वगैरह जो होती है, लाइब्रेरी में आप जाओ कुछ भी पढ़ लो, तो वो चीज़ें अभी भी हैं और तब से बनी हुई थी, क्योंकि बौद्धकालीन में किताबें आ गई थी। गुरु और शिष्य का एक अच्छा संबंध था। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत गुरुओं से अच्छे संबंध थे। बौद्ध काल की तरह आज भी अध्यापक के मध्य संबंधों का आदर भाव निहित था। ढंग से समझना, जाना आना, सीखना, सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, उनकी बात को मानना, अवहेलना न करना, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। नैतिक शिक्षा में है, बौद्ध काल में छात्रों को चारित्रिक विकास करने के लिए उन्हें नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, जो कि आज भी अनिवार्य है। मतलब क्या सही है, क्या गलत है, सही बोलो, राइट डिसीजन लो, तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं हुआ करती थी जो सिखाई जाती और बताई जाती थी। आगे बढ़िए, पांचवा क्या है, अनुशासित जीवन जीने की कला का विकास करना। बौद्ध काल में मठों और विहारों में प्रवेश करने के लिए आचरण संबंधी नियमों का पालन करना। मतलब आप जाते हो तो कुछ सर्कमस्टेंस होता है, ये होना चाहिए, बच्चा ऐसा होना चाहिए, शपथ लेनी पड़ती है, हम ऐसा नहीं करेंगे, अनुशासित रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, परेशानी नहीं करेंगे, और कुछ देर तोड़े फोड़ेंगे नहीं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास भी आपकी हो गई ओवर। 20 मिनट की हमारी लगभग क्लास भी हो गई, जैसा कि हम डेली करते हैं। अब आपका बौद्धिकालीन भी ओवर हो गया। इससे ज़्यादा प्रश्न आपको बौद्धिकाल से नहीं आएगा, इतना बहुत है। अगर आप अच्छे से इतना भी सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, कर लेते हैं। अब इसके बाद जो मुस्लिम काल वाला है वो बताएंगे और यह चैप्टर ओवर करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें चैप्टर जो दूसरा पेपर है वो भी तो पढ़ना है। तो उसमें भी काफ़ी कुछ है, तो 1 बाय 1 करके उसके बारे में, वो तो और इंटरेस्ट में तो लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। चलिए फिर फ्रेंड्स, ऐसे ही स्माइल करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। पढ़िए, एंजॉय करिए, बाय बाय।